जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण अपडेट है, जिनमें से पहला अपडेट तो टर्की के द्वारा बनाए जाने वाले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट TFX को लेके है और हाल ही में टर्की द्वारा इन फाइटर एयरक्राफ्टों के फ्लाइट शेड्यूल, प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में नया जानकारी दुनिया के सामने लाया गया। जबकि इसके अलावा यूके के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके भी एक बहुत बड़ा खबर ये आ रहा है कि रॉयल नेवी के पास F-35 के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। दोस्तों, सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ हफ्तों से ये खबर खुल के आगे आ रहा था कि संभावित रॉयल नेवी द्वारा F-35 के ऑर्डर को घटाया जा सकता है या 90 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को टोटली कैंसिल किया जा सकता है। पर अब खबर आ रहा है कि संभावित रॉयल नेवी के पास F-35 के अलावा कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। इसी वजह से शायद ये डील रॉयल नेवी कैंसिल ना कर पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को TFX के बारे में पब्लिक किया गया जानकारी के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में क्यों रॉयल नेवी के पास F-35 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में टर्की के एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर टमल खोशल के तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि जो टर्की के स्टेल्थ फाइटर TFX का प्रोजेक्ट है उसका डेवलपमेंट शेड्यूल के तहत किया जा रहा है और उनके बयान के मुताबिक एयरक्राफ्ट का पहला उड़ान 2025 में होगा, जबकि फर्स्ट फ्लाइट के 4 साल के बाद एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनली टर्की के फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि TFX प्रोग्राम असल में टर्की के लिए बनाए जाने वाले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, जिसमें कई सारे दुनिया के अत्याधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके बयान में यह भी कहा गया है कि इन एयरक्राफ्टों के पास रशिया के द्वारा डेवलप किया हुआ सुखोई Su-57 के साथ लड़ाई करने का क्षमता है, जबकि ये पावर के मामले में F-35 से आगे है। और दोस्तों, हाल ही में TFX प्रोग्राम को लेकर दिया गया बयानों में कई सारे अन्य बातों का भी जानकारी दिया गया। इन जानकारियों के मुताबिक TFX एयरक्राफ्टों का कीमत F-35 के बराबर का होगा, मतलब ये दुनिया में सर्व किए जाने वाले 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की तुलना में थोड़ा अधिक कीमत का होगा। इवन टर्की द्वारा बयान में यह भी बताया गया कि TFX एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के बाद इसे टर्किश एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा और उसके कुछ सालों के अंदर टर्की इसे लॉयल कस्टमरों को एक्सपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट का कीमत 100 मिलियन पर यूनिट के आसपास हो सकता है। दोस्तों, टर्की के द्वारा इस तरीके के बयान तब दिया गया जब रशिया की तरफ से हाल ही में टर्की के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए मदद करने का भरोसा जताया गया। रशिया द्वारा टर्की के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने के लिए हाल ही में मदद का भरोसा दिया गया, जो टर्की के इन बड़े चढ़े बयानों का पीछे का असल कारण है। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की बीते कई सालों से अपना खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का प्रयास में लगा हुआ था, जिनमें यूरोप के देश और रशिया जैसे देशों से मदद के अलावा टर्की अमेरिका जैसे देशों से भी टेक्नोलॉजी हासिल करने के इरादे में था। जबकि S-400 के डील के बाद टर्की के इन इरादों के ऊपर पानी फेर गया था और यूरोप के देश और अमेरिका से मदद का तो संभावनाएं था ही नहीं। और दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि टर्की और रशिया के बीच में 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण समझौते भी हुआ है। इन समझौते के तहत स्टेल्थ एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स और जेट इंजन को लेकर रशिया के द्वारा टर्की को मदद किया जाएगा। इवन दोस्तों, इस तरीके के समझौते के बाद टर्की द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि स्टेल्थ मामले में ये एयरक्राफ्ट F-35 के बराबर का होगा, जबकि हथियारों के कैपेबिलिटी के मामले में एयरक्राफ्ट को F-35 से ज्यादा मजबूत बनाने का इरादा रखा जा रहा है। इवन दोस्तों, टर्की के हाल ही के बयान के मुताबिक एयरक्राफ्टों में नया जनरेशन के कुछ नया और आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो दुश्मन के एयर डिफेंस ठिकाने और एयर डिफेंस जोन के ऊपर हमला कर पाए। सोम-जे नामक एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का बात भी कहा जा रहा है, जो कि एक 240 किलोमीटर रेंज तक हमला करने वाले सेमी आर्मर फ्रैगमेंट वॉरहेड वाला मिसाइल है। दोस्तों, इवन इन मिसाइलों को लेके टर्की द्वारा ये भी दावा है कि ये एक तरीके का मल्टीपर्पज मिसाइल है, जो जमीन और समुद्र के ऊपर हमला कर सकता है और इसके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी है, मतलब रडार से ये मिसाइल अपने आप को छुपा भी सकता है। दोस्तों, सोम-जे मिसाइल असल में एक 455 किलोग्राम के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसका रफ्तार 1000 किलोमीटर पर आवर है। जबकि इन मिसाइलों को लेके टर्की का यह भी दावा है कि ये TFX प्रोग्राम का मिसाइलों के बैकबोन होगा और संभावित टर्की इसे एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन बे में इस्तेमाल करने का भी इरादा रख रहा है। देखना अब ये है कि टर्की द्वारा TFX एयरक्राफ्टों को लेके बढ़ चढ़ के तो बयान दिया गया है और 2025 में फ्लाई और 2029 तक एयरफोर्स में शामिल का दावा तो कर दिया गया है, लेकिन कितना हद तक टर्की इस प्रोजेक्ट में टाइमलाइन को मेंटेन कर पाता है, जबकि दूसरी तरफ एक के बाद एक यूरोप और अमेरिका के नाराजगी झेलने से टर्की को अपना इंडस्ट्रियल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को खोना पड़ रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं F-35 एयरक्राफ्टों को क्यों रॉयल नेवी के ओनली ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है और क्यों चाहते हुए भी यूके F-35 के प्रोजेक्ट को रद्द नहीं कर सकता। तो दोस्तों, बीते कुछ हफ्तों से चर्चा किया जा रहा था कि संभावित रॉयल नेवी के लिए खरीदे जाने वाले F-35 एयरक्राफ्टों के डील को यूके गवर्नमेंट या यूके के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रद्द किया जाए। इवन इनमें यह भी चर्चा में था कि संभावित 90 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को
रॉयल नेवी के लिए शायद परचेस ना किया जाए। और इसके पीछे कारणों को बताते हुए कहा गया कि F-35 एयरक्राफ्ट की कीमत काफी ज्यादा है, जो एक तरीके से रॉयल नेवी के एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35B फाइटर एयरक्राफ्ट को रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और इनमें से हर एक एयरक्राफ्ट के लिए यूनाइटेड किंगडम को करीबन 80 मिलियन पाउंड प्रदान करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ इनमें से एक एयरक्राफ्ट के पर आवर ऑपरेशनल कॉस्ट करीबन 90,000 पाउंड है। मतलब खाली एयरक्राफ्टों का कीमत अधिक नहीं है, बल्कि इसे ऑपरेट करने के लिए भी एक बहुत बड़ा बजट का जरूरत है, जो एयरक्राफ्टों के एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज के रूप में आगे आ रहा है। इवन चर्चा में यह भी था कि रॉयल नेवी में जितने F-35 एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया है उसका ही संतुलित इस्तेमाल दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर किया जाएगा, जबकि बाकी के बचे एयरक्राफ्टों के लिए संभावित अन्य एयरक्राफ्टों को चुना जाए। पर दोस्तों अब कहा जा रहा है कि इच्छा के बावजूद शायद यूके इस तरीके के डिसीजन को आगे ना बढ़ा सके। मतलब F-35B के अलावा रॉयल नेवी के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और दोस्तों इसके पीछे मेन कारण है रॉयल नेवी के लिए बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियरों का डिजाइन। आप सब लोगों को पता ही होगा कि रॉयल नेवी के लिए टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें एक है HMS क्वीन एलिजाबेथ, जबकि दूसरा HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। HMS क्वीन एलिजाबेथ जहां पे तैयार हो चुका है, तो वहीं पे प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले कुछ सालों के अंदर तैयार हो जाएगा। पर ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों का डिजाइन ऐसा है कि इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग ही हो सकता है। मतलब ट्रेडिशनल राफेल जैसे या FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर किया जाना पॉसिबल नहीं है। इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर F-35B या फिर हैरियर जैसे एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल पॉसिबल है। दोस्तों इनिशियली अगर देखा जाए तो रॉयल नेवी की तरफ से ऐसे डिजाइन के रूप में अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि रॉयल नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को अमेरिका के निमिट्स या फिर फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में ही बनाना चाहता था, जिसमें कैटेबल लॉन्चिंग सिस्टम और अरेस्टिंग गियर सब कुछ हो। पर कॉस्ट को देखते हुए इसमें से कैटेबल लॉन्चिंग सिस्टम और अरेस्टिंग इक्विपमेंटों को हटा दिया गया, जबकि उसके जगह में एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए फॉरवर्ड सेक्शन में एक स्की जंप को लगाया गया, जो कैटेबल लॉन्चिंग सिस्टमों के जैसे भारी एयरक्राफ्टों को लॉन्च नहीं कर सकता। पर अरेस्टिंग वायर नहीं होने की वजह से इसके ऊपर ट्रेडिशनल एयरक्राफ्टों को लैंड कराना पॉसिबल नहीं है। ओनली ऐसे एयरक्राफ्ट इसके ऊपर लैंड हो सकता है जिसमें वर्टिकल नोजल सिस्टम, मतलब वर्टिकली लैंड करने का क्षमता हो। और दोस्तों इसी वजह से कहा जा रहा है कि संभावित F-35 के अलावा रॉयल नेवी के पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। रॉयल नेवी चाहते हुए भी F-35 के अलावा किसी अन्य एयरक्राफ्टों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हैरियर जैसे एयरक्राफ्ट जो इसमें इस्तेमाल हो सकता है वो काफी पुराना हो चुका है, जो एयरक्राफ्ट कैरियरों के क्षमता को घटा देगा। और बिना एयरक्राफ्टों के एयरक्राफ्ट कैरियर कोई हथियार होता ही नहीं है। इवन अगर रॉयल नेवी के द्वारा अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रेडिशनल एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने लायक कन्वर्ट किया जाता है, तो ये भी लंबा समय का प्रोसेस और लंबा खर्चे का भी कारण बन सकता है। ऐसे में संभावित जो चर्चा हो रहा था कि रॉयल नेवी की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों के डील को रद्द किया जाएगा, वो संभावित ना हो और रॉयल नेवी ना चाहते हुए भी F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करे। पर दोस्तों शायद ये डील उतना तक ही हो जितना तक रॉयल नेवी को आवश्यकता है। मतलब आवश्यकता के बाहर संभावित F-35 को परचेस करने का संभावनाएं फिलहाल बहुत कम है। जबकि दूसरी तरफ देखना अब ये भी है कि क्या कॉस्ट एफिशिएंसी को देखते हुए रॉयल नेवी फिर से अपने हैरियर जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस पे कोई नया वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट करने की तरफ आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।